हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 24 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार बन रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बनती हैं वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम नेशनल न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सेंट्रल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई स्कीम आ रही है तो वो डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही हैं वो कवर करेंगे। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रक्षा समाचार यानी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार। उसके बाद कुछ औपचारिक न्यूज़ देखेंगे, मृत्यु से रिलेटेड या फिर अभी रिसेंटली किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बनती है तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होगी महत्वपूर्ण दिवस समाचार, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड समाचार, पुस्तकें और लेखक से रिलेटेड समाचार, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्विक समरी यानी सारांश ऑफ द लेक्चर की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे। 11 कैटेगरीज में हम आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्विक रिवाइज करेंगे सेशन। क्लियर? हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। तो भारत की हैं गीता सबरवाल, जिन्होंने इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की रेजिमेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। तो जो यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट ऑर्डिनेटर है इन इंडोनेशिया, वो किसको अपॉइंट किया गया अभी? गीता सबरवाल। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको नाम याद रखना। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इस पद पे किसको अपॉइंट किया गया, तो किसको अपॉइंट किया गया? गीता सबरवाल को अपॉइंट किया गया। तो नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा की गई थी। तो यूनाइटेड नेशन के जो हेड एंड सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, उनके थ्रू ये अपॉइंटमेंट हुआ है। सबरवाल विकास और जलवायु परिवर्तन में लगभग 3 दशकों का अनुभव लाते हैं। वे सतत विकास लक्ष्यों तेजी से प्राप्त करने के लिए डिजिटल तकनीक और डेटा का उपयोग करेंगी। क्लियर? तो याद रखना है गीता सबरवाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। पहले तो आपको रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है बदलते जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इस रिपोर्ट को किसके थ्रू जारी किया जाता है, तो किसने जारी किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। अब रिपोर्ट से क्या डेटा निकल के आया है उससे रिलेटेड एक बार न्यूज देख लेते हैं। तो इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 22.8 मिलियन कार्यस्थल पर चोटें और 18,970 से अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो रही है। तो दो चीज़ों पे बात की है यहाँ पर। एक तो व्यवसायिक चोट यानी जो वर्क के टाइम पे जो लोग सफ़र करते हैं, ऑक्यूपेशनल इंजरीज कहते हैं, और उसके साथ साथ ज़्यादा गर्मी की वजह से जो लोगों की डेथ हुई है उसका डेटा रिलीज किया गया है। तो 2002 से 2020 तक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले सभी श्रमिकों में 70% से अधिक श्रमिक अत्यधिक गर्मी के संपर्क में हैं, जिनमें 34.7% की लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में अनुमानित 26.2 मिलियन लोग कार्यस्थल पर गर्मी के संपर्क के कारण कॉर्निक किडनी रोग से पीड़ित थे। रिपोर्ट में श्रमिकों को गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, टाइगर लैंडस्केप के लिए सतत वित्त सम्मेलन, भूटान की पृथ्वी दिवस पहल। तो भूटान ने अभी क्या किया है? टाइगर लैंडस्केप के लिए जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो भूटान ने पृथ्वी दिवस 2024 पर टाइगर लैंडस्केप के लिए सतत वित्त सम्मेलन का नेतृत्व किया। सम्मेलन का उद्देश्य 1 दशक में $1 बिलियन जुटाना है। लक्ष्य बाघों के आवास को संरक्षित करना है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रयास उन लाखों लोगों का भी समर्थन करते हैं जो इन परिदृश्य पर निर्भर हैं। तो याद रखना है टाइगर लैंडस्केप के लिए सतत वित्त सम्मेलन। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, 2024 के लिए बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो अभी 24 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे बनाया फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस यानी शांति के लिए।
तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों की पुष्टि करता है। यह राष्ट्रों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता पर भी जोर देता है। यह अवसर वैश्विक शांति बनाए रखने में बहुपक्षवाद के महत्व को भी उजागर करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो हर साल हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल को ही क्या हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को बेसिकली पावरफुल किया गया था और इसे सिस्टमेटिक किया गया था। तो उसी दिन की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए यह दिन समर्पित है। यह विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के रूप में जाने जाने वाले स्थानीय स्वास्थ्य या स्वशासी निकायों को सशक्त बनाना है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है एनएसडीसी और इस्कॉन ने जनजातीय हाशिए पर रहने वाले युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो 22 अप्रैल 2024 को एनएसडीसी और इस्कॉन ने महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेज से प्रेरित इको गांव स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नंदूरबार महाराष्ट्र, जयपुर ग्रामीण राजस्थान और मंडला, बालाघाट और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र मध्य प्रदेश में इसी तरह की संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। सहयोग अयोध्या, वाराणसी और वृंदावन में स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं को आतिथ्य, खुदरा और लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित है। इस्कॉन प्रयागराज यूपी में 2025 कुंभ रसोई में रोजगार के अवसर के साथ आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पार्क कला स्कूल भी स्थापित करेगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड को एनटीपीसी से 700 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिला है। तो जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड को एनटीपीसी लिमिटेड से 700 मेगावाट आईएसटीएस संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एक पुरस्कार पत्र प्राप्त हुआ है। यह परियोजना एनटीपीसी को 1500 मेगावाट आईएसटीएस संयुक्त और सौर परियोजना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली पहल का हिस्सा है। इस परियोजना के साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कुल बंद उत्पादक क्षमता 13.3 गीगावाट हो गई, जिसमें से 3.1 गीगावाट सौर ऊर्जा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का लक्ष्य 2030 तक 20 गीगावाट उत्पादन क्षमता और 40 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता प्राप्त करना है और 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का भी इसका मुख्य लक्ष्य है। तो याद रखना, जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड को एनटीपीसी से 700 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सैटेलाइट इनसाइट्स। तो भारतीय हिमालय में हिमनद झीलों का विस्तार। तो हिमालय पर्वत, जिसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण बदलावों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों का निर्माण और विस्तार हो रहा है। ये परिवर्तन ग्लेशियर झील विस्फोट बाद जैसे जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन परिवर्तनों की निगरानी पर्यावरणीय प्रभावों को समझने और संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है, जो ग्लेशियर है हिमालय में हिमनद झील हैं, उनका विस्तार लगातार हो रहा है अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट इनसाइट। नेक्स्ट हमारी नेशनल न्यूज है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी पृथ्वी दिवस समारोह के लिए सीएसआईआर मुख्यालय में अनावरण की गई है। तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी पूछ लेगा कहां पर? सीएसआई के हेडक्वार्टर्स में इसका अनावरण किया गया है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। यह पहल पृथ्वी दिवस समारोह का हिस्सा रही है। क्लाइमेट क्लॉक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह सीएसआईआर की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है, डायरेक्ट पूछ सकता है किसके मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक या जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। डन। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है भारत की जनसंख्या पर यूएनएफपीए रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। तो हम रिसेंटली हमने लास्ट या प्रीवियस सेशन में भी हमने यूएनएफपीए की रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें बताया था कि भारत चाइना को पीछे छोड़ के मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है और उसके साथ साथ भारत की आने वाले 70 सालों में जनसंख्या डबल होने का भी अनुमान है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे हम यूएनएफपी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जानते हैं, उसने इंटरवॉल एंड लाइफ थ्रेट ऑफ होप शीट से एक रिपोर्ट जारी की है।
भारत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 1.44 अरब है, जिससे यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि 24% जनसंख्या 0 से 14% वर्ग की आयु वर्ग में आती है। यह देश में महत्वपूर्ण युवा जनसांख्यिकी को इंगित करता है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। रिवोल्ट इंडिया को आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो रिवोल्ट इंडिया, जो कि टाइगर ग्लोब ऑफ सॉफ्ट बैंक द्वारा समर्पित एक नियो बैंक है, उसको अभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए आरबीआई से क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है, या पीपीआई के लिए आरबीआई से परमिशन मिल गई है। यह अनुमोदन रिवोल्ट इंडिया को भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक घरेलू खिलाड़ी के रूप में संचालित करने की अनुमति देता है, जो प्रीपेड कार्ड और वॉलेट प्रदान करता है। नया लाइसेंस रिवोल्ट इंडिया के मौजूदा लाइसेंसों को पूरा करता है, जिससे बहु मुद्रा फॉरेक्स कार्डों सीमा पार प्रेषण सेवाएं सक्षम होती हैं। रिवोल्ट भारत ग्राहकों के लिए डिजिटल प्रथम धन बैंक प्रबंधन सेवाएं पेश करने की योजना भी बना रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों भुगतान समाधान प्रदान करेगा। तो रिवोल्ट इंडिया को आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक और फाइनेंस से। ये नेक्स्ट न्यूज भी हमारी। रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने यूपीआई स्विच पेश किया, भुगतान अवसंरचना में क्रांति। तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। यह क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचा डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। यूपीआई स्विच सफलता दर को 4 से 5% तक बढ़ाने का वादा करता है, और यह प्रति सेकंड 10,000 लेन देन को भी संभाल सकता है। तो रेजर पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने यूपीआई स्विच आपस में क्या किया है? दोनों ने कोलैबोरेशन के साथ पेश किया है। नेक्स्ट है, पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो पेयू को भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह अनुमोदन पेयू को भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत एक भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। स्वीकृति प्रक्रिया को पूरा होने में 1 वर्ष लगा। यह पेयू के भारत में संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। तो पेयू को भारत एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की सैद्धांतिक मंजूरी। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रत्न और आभूषण निर्यात प्रवृत्तियां, एक विस्तृत अवलोकन। तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपने रत्न और आभूषण निर्यात में 14.94% की गिरावट का अनुभव किया। कुल निर्यात 32.04 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के 37.6 अरब अमेरिकी डॉलर से कम है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने इस मंदी को उजागर करते हुए अस्थायी आंकड़े जारी किए हैं। उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष में सामना की गई चुनौती को भी यह दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जो हमारी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज हैं, जिसे हम सशक्त बल चिकित्सा सेवा के नाम से जानते हैं, अभी एएफएमएस ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तकनीकी विकास हेतु आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 आईआईटीज हैं, दिल्ली और कानपुर, और तीसरा कौन सा है? एएफएमएस, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो जो सैनिक है उनके स्वास्थ्य के बारे में और ज्यादा जो समस्याएं आ रही है, उनके सुधार के लिए आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौते ज्ञापन पर 22 अप्रैल 2024 को एएफएमएस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और आईआईटी दिल्ली के निर्देशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआईटी कानपुर के साथ समझौते ज्ञापन पर 18 अप्रैल 2024 को एएफएमएस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और आईआईटी कानपुर के कार्यवाहक निर्देशक प्रोफेसर एस गणेश द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सहयोग का उद्देश्य नवाचारी चिकित्सा उपकरणों का विकास करना और विभिन्न क्षेत्रों में सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है, जिससे एआई डायग्नोस्टिक मॉडल का विकास एएफएम बेसिकली सी पुणे में शामिल है। तो याद रखना, एएफएमएस ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तकनीकी विकास हेतु 2 आईआईटीज के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने एलसीए तेजस एम के 1A इंजन बोर्ड और उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एलसीए तेजस एम के 1A विमान के लिए बिस्माइलेमाइट्स
इंजन बे डोर के निर्माण हेतु CSIR NAL के साथ एक TOT समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता हेल्को LCAMK1A के उत्पादन के लिए इन उच्च तापमान प्रतियोगी समग्र भागों का सीधा उत्पादन करने की अनुमति देता है। LCA तेजस MK1A भारतीय वायुसेना के लिए एक स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का सभी मौसमों में सक्षम और बहुभूमिका लड़ाकू विमान है। तेजस मार्क 1A विमान ने 28 मार्च 2024 को अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। तो याद रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने आपस में समझौता किया है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही हिंदुजा ग्रुप की सेलेरिटी और मैफकोस ने महाराष्ट्र के बैंक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 1X को तैनात किया है। तो सेलेरिटिक्स 1 OTT इंटरनेशनल लिमिटेड के एंटरप्राइजेस नेटवर्क सॉल्यूशन व्यवसाय ने महाराष्ट्र में 40,000 बैंक शाखाओं में 1X प्लेटफॉर्म की तैनाती के लिए मैफकोक्स के साथ अपने सहयोग की साझेदारी की है। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में क्रेडिट सोसाइटियों द्वारा सामना की जाने वाली कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करना है। 1X प्लेटफॉर्म नेटवर्क प्रबंधन, सुरक्षा और लैंड साइड नियंत्रण को कवर करने वाला एक एकीकृत नेटवर्क एज ए सर्विस समाधान प्रदान करता है। 1X की किफायती संरचना सबसे छोटी क्रेडिट सोसाइटी के लिए सुलभता सुनिश्चित करती है और उन्हें साइबर हमलों से भी बचाती है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत पे ने भारत पे वन पेश किया भुगतान समाधान में क्रांति। तो भारत पे ने भारत पे वन एक ऑनलाइन इन वन भुगतान डिवाइस का अनावरण किया है। उपकरण POS, QR और स्पीकर कार्यक्षमताओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य व्यापारियों और ग्राहकों के लिए डिजिटल लेन देन को पुनः परिभाषित करना है। भारत पे वन बेजोड़ सुविधा और दक्षता का वादा करता है। तो भारत पे ने भारत पे वन पेश किया भुगतान समाधान में क्रांति के लिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज है। 2024 के 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स नोवाक जोकोविच और इटिना बोनोमती ने शीर्ष सम्मान जीता है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इताना बोनमाटी एक स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर ने लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है। 2024 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के विजेताओं को 22 अप्रैल 2024 को स्पेन के मैड्रिड में पालासिडो डी सिबेल्स में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। 2023 के लिए महानतम खिलाड़ी महिलाएं और टीमों का सम्मान करते हैं। तो 2024 के 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स नोवाक जोकोविच और एटिना बोनोमती ने शीर्ष सम्मान जीता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज है। पूर्व टेनिस विश्व नंबर 1 स्पेन की गार्बियन मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की है। तो स्पेन की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं गार्बियन मुगुरुजा ब्लैंको, जो 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व विश्व नंबर 1 रह चुकी हैं। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह 1989 में अरंतजा सांचेन विकारियो के बाद ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली स्पेनिश महिला बनी है। 2016 के फ्रेंच ओपन में सेरेना विलियम्स को 2017 के विंबलडन में वीनस विलियम्स को हराने उल्लेखनीय जीतों में शामिल हैं। मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल्स और 3 WTA 1000 खिताब भी जीते हैं। तो पूर्व टेनिस विश्व नंबर 1 स्पेन की गार्बिना मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की है। क्लियर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज है। चहल से बुमराह। तो IPL इतिहास में शीर्ष 10 सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो इंडियन प्रीमियम लीग ने वर्षों में कई गेंदबाजी कारनामे देखे हैं। कई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी छाप छोड़ी है। युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर IPL इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 2024 का IPL संस्करण शीर्ष गेंदबाजी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना जारी रखता है। तो चहल से बुमराह IPL इतिहास में शीर्ष 10 सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। नेक्स्ट, स्पोर्ट से ही न्यूज है हमारी। सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश को अलविदा कहा है। तो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की है। घोषाल 37 वर्ष के 2 दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है। उन्होंने खेलों में कई मील के पत्थर हासिल किए और भारत को गौरव भी दिलाया है। उनकी सेवानिवृत्ति भारतीय स्क्वैश में एक युग का भी अंत है। तो सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश को अलविदा कहा।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की घोषणा। तो 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह मैड्रिड में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उपलब्धियों का जश्न बनाया। नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। समारोह ने कई खेल आइकनों को उनकी उल्लेखनीय योग्यताओं के लिए भी या योगदानों के लिए भी सम्मानित किया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। तो नरपत सिंह को बांग्लादेश में भारत के उच्च आयोग का रेलवे सलाहकार नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नरपत सिंह, अभी इनको क्या किया गया, बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर एडवाइजर इन रेलवे बोर्ड में शामिल किया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसे हम एसीसी या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के नाम से जानते हैं, उसने अभी नरपत सिंह को बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। नरपत सिंह 2009 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं और पहले रेलवे बोर्ड में निर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार के रूप में राजनयिक दर्जे के साथ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही है। नासा ने शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। तो नासा ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के लिए अपने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की, जिसका कुल जीवन चक्र लागत 3.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। क्लियर। तो मिशन को जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाना है और इसका उद्देश्य टाइटन पर प्रीबायोटिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अन्वेषण करना है। ड्रैगन फ्लाई 2034 में टाइटन पर पहुंचने का लक्ष्य है और चंद्रमा पर कई संभावित स्थानों पर भी यह उड़ान भरेगा। रोटर क्राफ्ट में 8 रोटर हैं और यह एक बड़े ड्रोन की तरह उड़ता है, जिससे यह किसी अन्य ग्रह पर उड़ने वाला नासा का पहला वैज्ञानिक वाहन बन गया है। तो नासा ने शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। क्लियर। तो सैटर्न के मून टाइटन पे ये जाएगा और वहां पर डिस्कवरी करेगा। डन। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज से। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे जो तमिल डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, दुरई, उनका अभी 84 वर्ष की आयु में चेन्नई तमिलनाडु में क्या हो गया है, निधन हो गई है। तो दुरई ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में लगभग 46 फिल्मों का निर्माण किया था। तो ये 46 फिल्मों के वो निर्देशक रह चुकी हैं। तो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने भारत के अंदर क्या की है, फिल्में बनाई हैं, जिसमें तमिल भाषा शामिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम और हिंदी जैसी भाषाएं शामिल हैं। उनकी फिल्म पारसी ने 1979 में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी जीता है। तो पासी के लिए इन्हें क्या मिल चुके हैं, 1979 में नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो नेशनल अवार्ड विनर हैं। और इसके साथ साथ पासी के लिए इन्हें तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी मिला है। उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1982 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कलेमामणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दुर्रई, जिन्होंने अभी क्या किया है, बेसिकली जिनका अभी 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किस फील्ड से हैं ये, आर्ट्स के फील्ड से हैं। डन। और अगर आपसे पूछ ले किस मूवी के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है या किस ईयर अवार्ड मिला है, तो पासी मूवी के लिए 1979 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और तमिलनाडु राज्य पुरस्कार ये ऑलरेडी जीत चुके थे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज भी कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024, जो अभी हमने 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को पढ़ने के प्रेम और पुस्तकों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो साहित्य की महत्वता को विभिन्न संस्कृतियों में पीढ़ियों को जोड़ने के महत्व की यह याद दिलाने के लिए दिन मनाया जाता है। यूनेस्को ने 1995 में अपनी 28वीं महासभा के दौरान 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस घोषित किया था। 2024 का विषय अपनी तरह से पढ़ें है, जो पढ़ने की खुशी और महत्व को भी रेखांकित करता है। तो इस दिन की थीम क्या रही है, अपनी तरह से पढ़ें। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को हमने अपनी तरह से पढ़े थीम के साथ विश्व भर में सेलिब्रेट किया। तो इसे फर्स्ट टाइम यूनेस्को के द्वारा 1995 में 28वीं महासभा के दौरान डिक्लेयर किया गया था। डन। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज भी किससे है, इंपॉर्टेंट डेज से है।
2024 का यूएन अंग्रेजी भाषा दिवस जो हमने कब मनाया, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। तो संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा के वैश्विक महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंग्रेजी नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर की जन्म और पुण्यतिथि का यह दिन स्मरण करता है। तो काफी फेमस राइटर थे विलियम शेक्सपियर, जिनके जन्म और पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी दोनों 23 अप्रैल की थी, तो उसी को यह दिन स्मृत करता है। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग्रेजी भाषा दिवस 2010 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग, या जिसे हम डीजीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा मनाया गया था। तो पहली बार 2010 में संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग्रेजी भाषा दिवस सेलिब्रेट किया गया बाय डीजीसी। यह दिन 6 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की पहल का भी हिस्सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस, जो कब मनाया गया, 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को हमने संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया है और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस भी हमने इसी दिन सेलिब्रेट किया है। तो संयुक्त राष्ट्र का स्पेनिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को स्पेनिश को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इतिहास, संस्कृति और उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो यह दिन मूल रूप से 12 अक्टूबर को मनाया जाना था, लेकिन स्पेनिश लेखक मिगेल डे स्वाटक सावेवेद्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे कब मनाया गया, 23 अप्रैल में बदल दिया गया। तो सर्वाटेक के बारे में माना जाता है कि उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी और उसी दिन जब विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी। क्लियर। तो ये दोनों दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस या हम बात करें संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस। तो काफी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। डन। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से है। तो 2024 विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कार, तो एनर्जी लीडरशिप अवार्ड है 2024 के लिए। डॉक्टर सुल्तान अल-जाबेर COP 28 अध्यक्ष ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रभाव पुरस्कार जीता है। तो COP 28 के यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल-जाबेर। उनको ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा उद्घाटन बेसिकली विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कार 2024 के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुरस्कार 22 से 25 अप्रैल 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में होने वाले 26वें ऊर्जा कांग्रेस से पहले प्रस्तुत किए गए थे। डॉक्टर अल जाबेर यूएई के जलवायु परिवर्तन के विशेष दूत और उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो याद रखना 2024 विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कार COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को दिया गया है। डन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमारी लास्ट कैटेगरी है जो किससे है, बुक्स एंड ऑथर से है। तो गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, जिनकी अभी बुक जिसका नाम है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा का भी विमोचन किया गया। तो यह पुस्तक गोवा की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर को उजागर करने वाली श्रृंखला का हिस्सा है। ये राज्य के ज्ञात पहलुओं को उजागर करता है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। पिल्लई के साहित्य प्रयास गोवा की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। तो याद रखना गोवा के राज्यपाल की किताब है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, रिटन विच बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट PS श्रीधराई पिल्लन। क्लियर। ओके, तो ये तो 24 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। अब एक बार हम क्विक रिवाइज करेंगे सेशन को समरी के थ्रू। तो सबसे पहले शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने देखा था यूएन रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर इंडोनेशिया में अभी गीता सबरवाल को मनाया गया है। ILO की रिपोर्ट देखी थी जिसमें उन्होंने वर्क सफर ऑक्यूपेशनल इंजरीज और एक्सेसिव हीट से डेथ के बारे में बताया था। सैटेलाइट इनसाइट्स हमने देखा था जिसमें ग्लेशियर्स लगातार इंडियन हिमालयाज में पिघल रहे हैं, झीलों का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट टाइगर्स के ऊपर देखा था, टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस जो भूटान ने अर्थ डे इनिशिएटिव के दौरान की है। और उसके साथ साथ हमने इंटरनेशनल डे देखा था बहुपरोपकारी और शांति के लिए दिवस। नेक्स्ट हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखा जो 24 अप्रैल को बनाया गया था। 73rd अमेंडमेंट हुआ था इसी दिन, उसी के उपलक्ष्य में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है।
उसके साथ साथ हमने एनएसडीसी और इस्कॉन ने आदिवासी हाशिए पर रहने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी लिमिटेड ने एनटीपीसी से 700 मेगावाट सौर परियोजना प्राप्त की। भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी सीएसआईआर मुख्यालय पर पृथ्वी दिवस के अवसर पर अनावरण किया गया और यूएनएफपीए रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या पर प्रकाश डाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार और राष्ट्रीय समाचार। नेक्स्ट बैंकिंग और वित्तीय समाचार देखे थे, जिसमें हमने देखा था रिवोल्ट्स इंडिया को आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस के लिए प्रिंसिपल नोड मिला है। रिजर्व पे और एयरटेल पेमेंट बैंक ने यूपीआई स्विच पेश किया, भुगतान ढांचे में क्रांति। पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई से प्रिंसिपल अनुमोदन मिला है। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रत्न और आभूषण निर्यात प्रवृत्तियां एक विस्तृत अवलोकन। रक्षा समाचार हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था एएफएमएस ने सैनिकों के स्वास्थ्य मुद्दों के लिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं, हेल और सीएसआईआर एनएएल ने एलसीए तेजस MK1A इंजन बे दरवाजे के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंदुजा ग्रुप की सेरेडिटिक्स और मैफकोक्स ने महाराष्ट्र के बैंक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1X तैनात किया है। और भारत पे ने भारत पे वन पेश किया, भुगतान समाधि में क्रांति। क्लियर। तो बैंक और वित्तीय, रक्षा समाचार देखे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। नेक्स्ट हमने कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे हैं, जिसमें देखा 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 नोवाक जोकोविच और एतना बोनामाटी ने शीर्ष सम्मान जीता है। पूर्व टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 गैब्रियन मुगुरुजा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। चहल से बुमराह तक, उसके साथ साथ सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वाड्स को अलविदा कहा और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की घोषणा हुई है। नियुक्तियों में हमने देखा नारपत सिंह को बांग्लादेश में भारत के उच्च आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा ने शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटोर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की। और नेमान खातून ने एएमयू की पहली महिला उप कुलपति बनकर कांच की छत को तोड़ा है। शोक समाचार में अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त तमिल निर्देशक दुरई का निधन हो गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेज से हमने देखा था विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, यूएन अंग्रेजी भाषा दिवस, यूएन स्पेनिश भाषा दिवस, पुरस्कार और मान्यताओं से विश्व ऊर्जा नेतृत्व पुरस्कार 2024 और उसके साथ साथ गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा, जिनकी हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक जारी की गई है। तो ये थे 24 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।